दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। और आज हम बात करेंगे नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार की बात क्यों करेंगे? क्योंकि इसलिए पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार बीजेपी के एलाइज होने के बावजूद, यानी कि एनडीए में रहने के बावजूद, वो लगातार अलग अलग मुद्दों पर एक अपनी अलग लाइन ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इससे पहले उन्होंने अलग लाइन नहीं ली है, लेकिन खास करके ऐसे समय में जब उनकी क्षमता, उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो पावर है, जो उनकी बार्गेनिंग पावर है, वो पिछले विधानसभा चुनाव के बाद काफ़ी कम हो गई है। यानी कि नंबर 3 की पार्टी होने के बावजूद भी वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं और वो बीजेपी को आंखें दिखा रहे हैं। रविवार को जेडीयू एग्जीक्यूटिव की बैठक थी, कार्यकारिणी की बैठक थी, और उसमें 8 प्रस्ताव पास किए गए। उन 8 प्रस्ताव में से कई सारे ऐसे प्रस्ताव थे, मसलन एक प्रस्ताव था कि रोहिणी कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको जारी किया जाए। जो सरकार 2017 में रोहिणी कमीशन को एस्टैब्लिश की थी, कंस्टिट्यूट की थी, उसकी रिपोर्ट पे सरकार ने अभी तक उसकी रिपोर्ट पे रोहिणी कमीशन ने उस रिपोर्ट को सौंपा नहीं है और सरकार उस रिपोर्ट पर बैठी हुई है। नीतीश कुमार पहले ही कास्ट बेस्ड सेंसस की मांग कर चुके हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार ने स्नूपिंग कांड की भी जांच की मांग की थी, जो बीजेपी को कहीं बहुत अच्छा नहीं लगा था। तो नीतीश कुमार एक के बाद एक ऐसी मांगे कर रहे हैं जो बीजेपी हाईकमान को थोड़ा सा असहज कर रहा है। तो आखिर नीतीश कुमार ऐसा क्यों कर रहे हैं? नीतीश कुमार ये जानते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सत्ता में है और बड़ी ही स्ट्रांग पोजीशन में है, लेकिन जेडीयू के नेता ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार में भी प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है, वो भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। ये अलग बात है कि वो जेडीयू उस पद के लिए क्लेम नहीं कर रही है, वो आगे नहीं बढ़ रही है। तो आखिर नीतीश कुमार के बदलते पैतरों की राजनीति क्या है? क्या नीतीश कुमार का ये मूव बीजेपी को चेक करने के लिए है? तो प्योर पॉलिटिक्स में बात नीतीश कुमार की। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 2013 से। 2013 से क्यों? 2013 और 2021, यानी कि इन सालों में गंगा में बहुत पानी बहा है और राजनीतिक जो धरातल है उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं। लेकिन 2013 इसलिए याद दिलाना चाहूँगा कि ये 2013 नीतीश कुमार के जीवन में एक बहुत बड़ा अहम साल है, जहाँ पर वो 17 साल पुरानी, यानी कि जो बीजेपी के साथ उनका जो अलायंस था उसको तोड़कर उन्होंने एक नए अलायंस यानी कि आरजेडी के खेमे में वो चले गए थे। 2021 में, यानी कि पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ 2020 में, उसमें नीतीश कुमार की पार्टी को एक तरह से सेटबैक का सामना करना पड़ा। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू पूरे राज्य में नंबर 3 की पार्टी बन गई, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री का ताज सौंपा। उसके बाद से नीतीश कुमार लगातार ऐसे संकेत दे रहे हैं कि वो गठबंधन में तो हैं, लेकिन वो बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहते हैं और बीजेपी को कहीं ना कहीं एक चेक बैलेंस, बीजेपी का जो हिंदुत्व का एजेंडा है, बीजेपी की जो एस्पिरेशन है, जो बीजेपी वहाँ पे राज्य में बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती है, उसको कहीं ना कहीं नीतीश कुमार रोकना चाहते हैं। पिछले कुछ दिनों में नीतीश कुमार ने कई सारे, यानी कि जेडीयू की तरफ से कई सारी बातें कही गई है। पहला जो स्नूपिंग कांड हुआ, जिसको लेकर संसद एक तरह से पूरा मानसून सत्र ठप पड़ा रहा और कोई कामकाज नहीं हुआ, विपक्ष लगातार सरकार को घेरता रहा, वहाँ पे उन्होंने सरकार के ऊपर दबाव बनाया कि इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरा जो बड़ा मुद्दा है, उन्होंने सेंसस का, कास्ट सेंसस का मुद्दा उठाया और उसको लेकर वो एक डेलीगेशन के साथ, ऑल पार्टी डेलीगेशन को लेकर प्रधानमंत्री से मिलने पहुंच गए और उसमें उनके घुर विरोधी और बीजेपी के विरोधी आरजेडी के नेता भी शामिल थे। तो नीतीश कुमार एक अपने विरोधियों के साथ भी एडजस्टमेंट करके कास्ट सेंसस के मुद्दे के ऊपर बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं। तीसरा जो रविवार को बैठक हुई, उसमें ये मांग की गई कि एनडीए के अंदर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन होना चाहिए, कि जिस तरह से वाजपेयी की सरकार में कोऑर्डिनेशन कमेटी हुआ करती थी, उसी तरह से एनडीए में कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए, ताकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पे चर्चा की ज़रूरत है और उसकी इस समय ज़रूरत है। तो तीसरा ऐसा मुद्दा था जिसके जरिए नीतीश कुमार ने एक तरह से बीजेपी, जो इस समय एनडीए का जो क्लाउड है, एनडीए का जो स्ट्रेंथ है, वो लगातार घटा है, लेकिन उसके बाद भी जेडीयू चूंकि बड़ी पार्टी है एनडीए में, तो इसलिए बीजेपी को बैकफुट पे लाने के लिए, उसको कॉर्नर करने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से ये डिमांड की गई। एक और जो उपेंद्र कुशवाहा, उनके पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बात रखी कि नीतीश कुमार में प्राइम मिनिस्ट्रियल मटेरियल है, यानी कि उनमें वो सारे गुण हैं जो एक प्रधानमंत्री में होने चाहिए, खास करके तब की जबकि अलायंस
का जो लीडर है वो इस समय प्रधानमंत्री के पद पे नरेंद्र मोदी विराजमान हैं। वैसे समय में इस तरह की बातें करना कहीं ना कहीं जेडीयू की एक कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। अब सवाल यह है कि वो स्ट्रैटेजी क्या है, वो रणनीति क्या है जो जेडीयू इस समय इम्प्लीमेंट कर रही है, अपनी रणनीति अपना रही है बीजेपी को कहीं ना कहीं बैकफुट पे करने के लिए। नीतीश कुमार जानते हैं कि जिस तरह का बीजेपी का जनादेश है और जिस तरह से बीजेपी जिन राज्यों में उसने एक्सपेंशन अपने को किया है, अपने संगठन को बढ़ाया है, वैसी स्थिति में वो पिछले 5 साल तक, यानी कि जो 2020 से मुख्यमंत्री बने हैं, 2025 तक वो उस पद पे बने नहीं रह सकते। और निश्चित रूप से नीतीश कुमार उस पद पे तभी बने रह सकते जब लगातार वो इस तरह के संकेत देंगे और लगातार बीजेपी हाईकमान को ये मैसेज देंगे कि उनके पास दूसरे रास्ते भी हैं, दूसरे गठबंधन भी हैं जाने के लिए। अगर आप मुझे डिस्टर्ब करेंगे तो मैं आरजेडी के पास चला जाऊंगा। ये संकेत वो लगातार देते रहे हैं। दूसरा मैसेज जो बीजेपी हाईकमान को ये देना चाहते हैं कि जिस एजेंडे के साथ वो बिहार में राज कर रहे हैं, उस एजेंडे के साथ उनके साथ कोई बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ ना की जाए। जैसे मसलन पॉपुलेशन कंट्रोल बिल का, जब योगी आदित्यनाथ ने ये तय किया कि यूपी में पॉपुलेशन कंट्रोल का बिल आएगा, तो बिहार में भी कई सारे बीजेपी के नेताओं ने उनके सुर में सुर मिलाया। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में उस मॉडल की ज़रूरत नहीं है और उसके समानांतर उन्होंने कास्ट सेंसस की बात छेड़ दी, क्योंकि उन्हें लगता है कि बीजेपी का जो हिंदुत्व का मॉडल है वो अगर बिहार में एक तरह से बीजेपी को फ्री हैंड दे देंगे तो कहीं ना कहीं उनकी जो पार्टी है, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो लगातार मार्जिनलाइज हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने कास्ट सेंसस की बात उठाई, जहां पर बीजेपी हाईकमान एक तरह से घिरी हुई है, क्योंकि बीजेपी हाईकमान को लगता है कि अगर कास्ट सेंसस का बवेला शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं उनका जो हिंदुत्व का बड़ा प्लान है वो कमजोर पड़ेगा, जातियों में डिवीजन होगा, जातियां आपस में लड़ेगी और जो हिंदुत्व के अम्ब्रेला के नीचे सारी जातियां हैं उनमें फूट पड़ जाएगी। नीतीश कुमार इस खेल को जानते हैं, इसलिए उन्होंने, और इसके लिए उन्होंने बाकायदा मेहनत भी की है। पिछले कई सालों में उन्होंने महादलित का अलग वोट बैंक बनाया, तो इसलिए नीतीश कुमार ने कास्ट सेंसस की बात उठाई बीजेपी को किनारे करने के लिए। बल्कि वो पूरे ऑल पार्टी डेलीगेशन के साथ प्रधानमंत्री से मिलने पहुंच गए और प्रधानमंत्री के पास उन्होंने मांग रख दी और अब वो कह रहे हैं कि बॉल जो है वो प्रधानमंत्री के कोर्ट में है। यानी कि अगर वो बीजेपी नीतीश कुमार को छेड़ेगी तो जेडीयू अलग अलग जनपदों में, अलग अलग जिलों में कास्ट सेंसस की मांग को लेकर आंदोलन करेगी और उसकी यात्रा भी निकाली जा सकती है, जहां पे बीजेपी हाईकमान उस खेल में उलझना नहीं चाहेगा। अब तीसरी जो उन्होंने मांग उठाई है कि नीतीश कुमार में प्राइम मिनिस्टरियल मटेरियल हैं, वो प्रधानमंत्री पद के सारे गुण जो होते हैं उनमें मौजूद हैं। अब ये सवाल कितना रियलिस्टिक है, ये जानते हुए कि बीजेपी के पास प्रचंड बहुमत है। अगर 2013 की बात देखें कि 2013 में जिस समय नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का एक तरह से नरेंद्र मोदी को काउंटर कर रहे थे, उनका विरोध कर रहे थे, उस समय में जो बाकी लिबरल पार्टियां हैं, जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, कांग्रेस जो उस समय सत्ता में थी, उन सब के बीच में एक नीतीश कुमार एक लिबरल चेहरे के रूप में जाने जाते थे और बहुत सारे लिबरल पार्टियों को ये उम्मीद थी कि नीतीश कुमार अगर छोड़कर आएंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद के लिए एक वो चेहरा हो सकते हैं। लेकिन बाद के दिनों में नीतीश कुमार ने अपना जो क्लाउड था, अपनी जो ग्रेविटी थी, अपना जो पॉलिटिकल वेट था, उसको काफ़ी खोया और जो सारी अपोजिशन की जो पार्टियां हैं वो नीतीश कुमार से एक तरह से किनारे हो गई। अब आज की तारीख में 2024 में जहाँ पे लोकसभा के चुनाव होंगे, वहाँ पे ममता बनर्जी एक अलग फ्रंट बनाने की कोशिश कर रही है। शरद पवार, ममता बनर्जी, ये सारे लीडर चाहते हैं कि एक ऐसा फ्रंट बने जिसकी अगुवाई के लिए चेहरा भले भी ना मिले, लेकिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 250-300 सीटों पर काउंटर करे। नीतीश कुमार निश्चित रूप से उसके चेहरे आज की तारीख में नहीं हो सकते, लेकिन नीतीश कुमार ये जानते हैं कि एनडीए से अलग होना, जेडीयू का अलग होना उनके लिए निश्चित रूप से भारी पड़ेगा। लेकिन बीजेपी भी ये नहीं चाहेगी आज की तारीख में, जो 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, कि उनका एक बड़ा अलायंस पार्टनर उनसे अलग हो जाए। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वो पार्टनर अलग ना हो। नीतीश कुमार अपने जो जिसको कहते हैं कि खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग होते हैं, वो दिखाने वाले दांत अपने बार बार वो बीजेपी को दिखाते रहें कि उन्हें टच करने की कोशिश न किया जाए, उन्हें फ्री हैंड दिया जाए और वो 2025 तक राज करते रहें, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि हो सकता है 2.5-3 साल के बाद बीजेपी हाईकमान उन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेजने के लिए कोशिश कर सकता है। तो इसलिए कास्ट सेंसस
कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग, इसके अलावा जो प्रधानमंत्री पद के गुण और पीएम मटेरियल की जो बात कही जा रही है, वो सब कहीं ना कहीं बीजेपी के हिंदुत्व और बीजेपी के एक्सपेंशन प्लान को चेक करने के लिए है। और नीतीश कुमार ये भी दिखाना चाहते हैं कि उनके पास आरजेडी में जाने का ऑप्शन तो है ही पहले से खुला हुआ। दूसरा, उन्होंने इस तीर से जो तेजस्वी यादव लगातार एक तरह से नीतीश कुमार को बैकफुट पे लाने की कोशिश कर रहे हैं और कास्ट सेंसस के मुद्दे पर भी वो एक मंडल पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के लीडर के रूप में इवॉल्व होना चाहते हैं, उनको चेक बैलेंस करने का भी काम किया, क्योंकि वो खुद तेजस्वी यादव को लेकर प्रधानमंत्री के पास चले गए। तो एक तरह से तेजस्वी यादव का जो मुद्दा था, उस मुद्दे को भी नीतीश कुमार ने अपनी इस चाल से काउंटर कर लिया। तो ये सारी जो स्ट्रैटेजी है वो नीतीश कुमार की है। बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या इस समय है? बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है कि इस गठबंधन को इस समय न छेड़ा जाए और नीतीश कुमार के हर मूव को बहुत ही साइलेंटली और बहुत ही ऑब्जेक्टिवली उसको मॉनिटर किया जाए, क्योंकि बीजेपी इस समय कास्ट सेंसस के मुद्दे पर उलझना नहीं चाहती। वो चाहती है कि यूपी असेंबली इलेक्शन निकल जाए, उसके बाद रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर देखा जाएगा कि उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है या फिर उसका क्या करना है। तो इस समय बीजेपी हाईकमान नीतीश कुमार को साथ लेकर चलने के मूड में है। नीतीश कुमार बीजेपी की इस कमजोरी को जानते हुए वो अपने पैतरे लगातार बदल रहे हैं। शंकर अनिमेष, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।